बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। भाई ये पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी मैथ 203 थर्ड सेमेस्टर फॉल 2025 जो अभी कल आपका पेपर हुआ है 26 फरवरी 2025 को। ये अल्लाह का वास्ता है इसको यार ये अब ये रिकॉर्ड हो जाए। तीसरी मरतबा मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ आपके लिए और दो मरतबा ऐसा हुआ कि बिल्कुल करीब करीब जाकर एक आधा क्वेश्चन सिर्फ रह गया था रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। चलें जी, रोज़े का टाइम हो गया वैसे, मैं अब कोशिश करते हैं ये हो जाए। पेपर कुछ स्टूडेंट्स ने बताया आप लोगों ने कि पेपर काफ़ी मुश्किल था, वैसे पेपर इतना मुश्किल नहीं है। एक आधा क्वेश्चन इंडिसेस का क्वेश्चन है वो आई थिंक उसे नहीं पेपर में डालना चाहिए था। आपका जो टॉपिक है वो प्रिमिटिव रूट्स तक था, उसमें इंडिसेस ने शामिल कर दिया, ये ज़्यादती है। लेकिन खैर चलें कोई नहीं, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था 5 नंबर का। बाकी क्वेश्चन जो पेपर है वो आसान है, एवरेज है। और अगर आप मेरे लेक्चर्स देख लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर आप कर सकते थे, लेकिन आप माशाल्लाह शहज़ादे लोग हैं, आप लोग लेक्चर देखते नहीं हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है एकेडमी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। उस पर मैंने डेविड एम बर्टन की जो बुक है रियल एनालिसिस है, रॉबर्ट जी बार्टल की, ये जो बुक्स हैं आपकी ये इंटरनेशनल बुक्स हैं, इनके लेक्चर्स, इनके एक्सरसाइजेस के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं और कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप वो लेक्चर देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आपका ये आज का पेपर आपके सामने है। ये आपका रीजनल पेपर है फॉल 2025 का पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। पेपर में 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन इसमें है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है जी कुछ इस तरह, कहता है कि लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ए का और 51 का जीसीडी 1 के इक्वल है। आपने प्रूफ करना है ए की पावर 32 जो है वो 1 के साथ कांग्रुएंट है जब मॉडुलो 51 हो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 51 की प्राइम फैक्टराइजेशन बना देंगे। 51 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 × 17। अब 3 और 17 दोनों देखें को प्राइम है, यानी दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले p = 3 के लिए इस प्राइम नंबर के लिए फर्मल-लिटल थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा, फिर 17 के लिए फर्मल-लिटल थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। फर्मल-लिटल थ्योरम क्या था? फर्मल-लिटल थ्योरम ये कहता है कि अगर एक p प्राइम नंबर हो, a कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, तो a और p का जीसीडी 1 के इक्वल है, तो फिर a की पावर p - 1 हमेशा 1 के साथ कांग्रुएंट होता है। ये रिजल्ट है आपके पास फर्मल-लिटल थ्योरम का। अब इस फर्मल-लिटल थ्योरम के मुताबिक आपका जब p 3 होगा, यहाँ पर आप p3 पुट करेंगे, ये बनेगा a की पावर 2 कांग्रुएंट 1 मॉडुलो 3 वेयर जीसीडी ऑफ a एंड 3 इज 1। अब मुझे जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की पावर 32 चाहिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ पावर 16 ले लें। तो दोनों तरफ पावर जब आप 16 अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a² की पावर 16 कांग्रुएंट टू 1 की पावर 16। अब मॉडुलो कितना है? 3 है, तो ये बन जाएगा a की पावर 32 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। अगेन यूजिंग एफएलटी मीन फर्मल-लिटल थ्योरम। अब दूसरे प्राइम नंबर के लिए फर्मल-लिटल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर a की पावर 16 जो है वो चूंकि p 17 है, तो यहाँ पर जब आप p की जगह 17 पुट करेंगे, ये रह जाएगा a की पावर 16 16 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17 आ जाएगा ये आपके पास इस मरतबा। अब मुझे 32 पावर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इधर a की पावर 32 बन गई, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये आ गया। अब देखें एक मरतबा a की पावर 32 कांग्रुएंट है 1 के जब मॉडुलो 3 है, और दूसरी मरतबा फिर यही कांग्रुएंट 1 है मॉडुलो 17। यहाँ पर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की करोलरी का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि 3 और 17 दोनों को प्राइम है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की करोलरी होती है कि अगर x जो है वो a के साथ कांग्रुएंट हो विद मॉडुलो m1, इसी तरह फिर x दोबारा a के साथ कांग्रुएंट हो विद मॉडुलो m2। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि फिर x दोबारा फाइनली a के साथ कांग्रुएंट होगा मॉडुलो l क्या है? l जो है वो एलसीएम है m1 का और m2 का। तो यहाँ पर m1 और m2 यानी पहला मॉडुलो 3 है, दूसरा 17 है, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका जीसीडी सिर्फ, इनका एलसीएम सिर्फ इनका प्रोडक्ट होगा। तो 3 × 17 आ जाएगा 51। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया।
आगे आपके पास है जी इसका बी पार्ट। ये क्वेश्चन मैंने बताया कि आपका सिलेबस से बाहर था। कहता है कि यूज इंडिसेस सोल्व द कांग्रेस। आपने इंडिसेस की मदद से इस कांग्रेस को सोल्व करना है। अब इंडिसेस की मदद से कांग्रेस को सोल्व करना है तो यहाँ पर हमारा मॉडल कितना 23 है। इंडिसेस के लिए सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 23 का एक प्रीमिटिव रूट चाहिए। तो 23 का जो प्रीमिटिव रूट है वो 5 है। अब ये प्रीमिटिव रूट मैंने कैसे निकाला है ये मैं यहाँ पर एक अलग डिस्कशन नहीं कर रहा, आप मेरे प्रीमिटिव रूट वाले लेक्चर देख सकते हैं। बस फिलहाल ये है कि 23 का प्रीमिटिव रूट है। अब फिर 23 के जितने भी नॉन जीरो रेजिड्यूज होंगे मॉडलो 23। अब नॉन जीरो रेजिड्यू का मतलब क्या है, यानी वो तमाम नंबर जो 23 से छोटे हैं, ठीक है, यानी 23 के रिमाइंडर जब उनको डिवाइड करते हैं 23 को तो रिमाइंडर आएगा 0 1, लेकिन मुझे चाहिए नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर 22, तो ये कहलाते हैं 1 से लेकर 22 जितने भी इंटीजर हैं ये कहलाते हैं नॉन जीरो रेजिड्यूज ऑफ मॉडलो 23। तो ये अगर 5 एक प्रीमिटिव रूट है तो फिर इसकी खूबी ये है कि आप 5 की कुछ पावर लेते जाएं तो पावर लेने पर ये सारे नंबर आते जाएंगे 1 से लेकर 22, ठीक है। लेकिन मुझे तमाम नंबर नहीं यहाँ पर चाहिए, मुझे सिर्फ वो वाले नंबर चाहिए जिसमें 11 आ जाए और 2 आ जाए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 11 और 2 है। तो नेक्स्ट वी मेक अ टेबल of power 5 and find which power of 5 equal to 2 and 11 मॉडलो 23। 5 की पावर 1 का जवाब 5 के इक्वल ही है। 5 का स्क्वायर 25 आ गया। आप जानते हैं कि मॉडलो में ये होता है कि जब भी आपका नंबर जैसे 25 आपके मॉडलो से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 25 को आप डिवाइड कर लेंगे 23 के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा इस तरह। रिमाइंडर कितना रह गया 2 रह गया। तो फिर आपने यहाँ पर 5 स्क्वायर की जगह क्या लिखना है 2। फिर 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 125 करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 5 का क्यूब बन जाएगा, इधर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10 आपके पास। फिर इसी को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5 की पावर 4, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50। 50 को दोबारा फिर 23 पर डिवाइड करेंगे तो 23 2 46, रिमाइंडर कितना बच गया 4, ये 4 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएं हर मरतबा, तो ये आपके पास लास्ट ही यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखें मैं आगे 5 की पावर 10 या 5 की पावर 11 या इससे आगे नहीं निकाल रहा, उसकी वजह कि मेरा काम मुकम्मल हो गया। मुझे 11 चाहिए था, मैंने देखा कि 5 की पावर 9 से 11 बनता है। मुझे 2 चाहिए था क्वेश्चन में, तो 2 आ गया 5 के स्क्वायर से। यही मैं चीज़ आगे लिख रहा हूँ। फ्रॉम द टेबल वी हैव 5 की पावर 9 जो है वो 11 के साथ कांग्रुएंट है और 5 का स्क्वायर जो है वो 2 के साथ कांग्रुएंट है। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन सिंपल कहलाती है डिस्क्रीट लॉगरिथम। ये डिस्क्रीट लॉगरिथम होता है। अब ये डिस्क्रीट लॉगरिथम क्या था आपने अपनी इंटर क्लास में या मैट्रिक में पढ़ा है। फर्ज कर लें y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स है, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है वो इस तरह बनती है, a यहाँ पर बेस है तो इधर भी आके बेस बन जाएगी, a की पावर y इज इक्वल टू उधर आ जाएगा x, ठीक है। यानी कि दूसरे फार्म में पहले a जो है वो x के साथ था, अब इस मतलब y के साथ आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पर होगा जब 5 की पावर 9 है इक्वल टू 11 है, तो इस मतलब 5 9 के साथ है तो आपने क्या करना है 5 को 11 के साथ लिख देना, लेकिन जाके इधर लिखना है इंडिसेस 5 ये, यानी से पढ़ेंगे इंडिसेस ऑफ 11 इज बेस 5, तो ये आपके पास इस तरह आ गया, सही है। इसी तरह 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों नंबर एक जैसे हैं तो ये इंडिसेस 5 यानी बेस 5 2 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब मेरा गिवन कांग्रेस देखें, गिवन कांग्रेस है 11 टाइम एक्स क्यूब कांग्रुएंट टू मॉडलो 23। तो 11 की जगह क्या लिखेंगे, 11 की वैल्यू निकली है 5 की पावर 9, तो इसकी जगह 5 की पावर 9 लिख दिया, आ गया एक्स क्यूब आ गया, 2 की जगह लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड करती है लेकिन बेस 5 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट कर लेते हैं एक्स विद बेस 5 जो इसका इंडिसेस है वो के इक्वल है। तो यहाँ से फिर दोबारा वो उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 5 इधर आगे इसकी पावर में आ जाएगा यानी 5 इसकी बेस में बन जाएगा, 5 की पावर के इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। मुझे एक्स का क्यूब चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का क्यूब है तो दोनों तरफ इसमें क्यूब ले लेंगे। एक्स क्यूब आ गया 5 की पावर 3 के, इस एक्स की पावर 3 को आप अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में, यानी यहाँ पर पुट कर दें आप, तो 1 में यहाँ पर पुट करेंगे एक्स क्यूब को, तो ये देखें आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3 के इंटू 5 का स्क्वायर 23। ये बेस एक जैसी है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 9 प्लस 3 के इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब दोनों तरफ आप ऐसे करें 5 के स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे, 5 के स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो इधर देखें ये आएगा 5 की पावर 9 प्लस 3 के डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ये ऊपर जाके आप जानते हैं पावर नेगेटिव हो जाएगी इस तरह,
और इधर 5 का स्क्वायर कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। ये रह जाएगा 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 3 के कांग्रुएंट 1 मोल टू 23। अब इसको गौर से देखिएगा, बाय एफ एल टी 7 प्लस 3 के कांग्रुएंट टू 0 मोल टू 22। यहाँ पर दो चीजें आपको तंग करेंगी, 0 और 22 कहाँ से आ गया। देखो जी ये 1 है, 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0, तो दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे, इधर लिखा हुआ 5 7 प्लस 3 के कांग्रुएंट टू 5 की पावर 0, तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे 7 प्लस 3 के कांग्रुएंट टू 0 आ गया। अब 22 कहाँ से आ गया। एफ एल टी थ्योरम क्या कहता है, एफ एल टी थ्योरम ये कहता है, फॉर्मूलेटल थ्योरम, अगर आपका मोल टू 23 हो तो फिर ए की पावर कौन सी होती है जो 1 के साथ कांग्रुएंट होगी, वो होगी ए की पावर 22, कांग्रुएंट होगी 1 के मोल 23। तो यहाँ पर हमारे पास ए यानी 5 है, तो इसकी पावर कितनी किसके साथ कांग्रुएंट होनी चाहिए, 22 के साथ कांग्रुएंट होनी चाहिए। तो फिर 7 प्लस 3 के कांग्रुएंट टू 0 मोल क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, इसको 7 प्लस 3 को 22 के इक्वल नहीं रखना, ठीक है, हमने इसको सोल्व करना है के की ऐसी कीमत के लिए जब पावर 22 के साथ कांग्रुएंट होगी। तो यहाँ से 7 प्लस 3 के कांग्रुएंट टू 0 आ गया मोल टू 22, यहाँ से के 7 जाकर दूसरी तरफ माइनस कर देंगे, 3 के इक्वल आ जाएगा, कांग्रुएंट आ जाएगा -7 के। अब ये है -7 नेगेटिव, मैंने बताया कि अगर इसको पॉजिटिव करना हो तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, सिंपल -7 प्लस 22 15 हो गया। 3 को और 15 को कैंसिल कर देंगे, के की कीमत 5 आ गई। नहीं, ये के की कीमत निकला, ये इस के की कीमत को उठा के यहाँ पर पुट करते हैं अपने एक्स में, ये मेरा एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 5 के, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 5 के, यहाँ पर के की कीमत 5 आ गई। अब 5 की पावर 5, अब 5 की पावर 5 का आंसर क्या है, ये हमने जो ऊपर टेबल बनाया था उससे पता लग जाएगा, ये रहा 5 की पावर 5 का आंसर, 5 की पावर 5 का आंसर है जी 22 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 20 आ गया मोल टू 23। इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप, मेरा ये गिवन कांग्रुएंस है, x की कीमत हमने निकाली 20, तो मुझे x का क्यूब चाहिए, 20 का क्यूब हो गया 8000, 8000 को 23 को डिवाइड करें, रिमाइंडर 19 आ जाएगा। आगे मुझे 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे 11 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 209, 209 को 23 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देगा 2, और यही आना चाहिए था 2, ठीक है। यार इतनी वीडियो को मैं पहले सेव कर लूँ। नहीं जी, नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं यार डर डर के तरह वीडियो बना रहा हूँ भाई, अब ये बार बार क्लोज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जी, फाइंड E113 डेट इज एक्सपोनेंट ऑफ 13 इन 100 फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन मेरी बुक में, जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 3 की बुक है, उसमें ये अवेलेबल है। बस थोड़ी सी यहाँ पर लाइन चेंज कर गया। मैंने लिखा है 13 इज अ प्राइम नंबर, वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 13 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। असल में इस क्वेश्चन में ये है एक्सपोनेंट ऑफ 13 इन 100 फैक्टोरियल का मतलब ये है हमने 13 की वो मैक्सिमम पावर बतानी है जो 100 के फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेजेंडर फार्मूला से कहते हैं, बाय यूजिंग लेजेंडर फार्मूला द एक्सपोनेंट ऑफ 13 इन 100 फैक्टोरियल इज गिवन बाय n ओवर p की ब्रैकेट वैल्यू, n ओवर p के स्क्वायर की ब्रैकेट वैल्यू, n ओवर p के क्यूब की ब्रैकेट वैल्यू, अप टू सोन चलता जाएगा ये काम। देखिए इसमें n की जगह आप 100 पुट करते हैं बेटा, p की जगह 13 पुट करते हैं, 100 ओवर 13 आ जाएगा, 100 ओवर 13 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 100 ओवर 13 होता है 13 को 100 को 13 पर डिवाइड करेंगे, ये आएगा 13 7 91, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। अब हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इसका होल पार्ट चाहिए, तो इसकी आ जाएगी 7। अब 100 ओवर 13 का स्क्वायर यानी 169, क्लियरली ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पर भी मुझे इसका डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, मुझे इंटीग्रल पार्ट चाहिए, तो इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाएगा। अगले फिर और मजीद छोटे होते रहेंगे, उनको छोड़ देंगे, तो ये इसका आंसर 7 + 0 7 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आसान सा क्वेश्चन तो ये हो गया। मैं बताया कि पेपर उतना मुश्किल नहीं था जितना आप लोग कह रहे हैं। आयलर थ्योरम को स्टेट करना है और फर्मर थ्योरम आपने यहाँ से डिड्यूस करना है। आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, a और n का जीसीडी 1 के इक्वल है, देन याद रखें a की पावर phi n जो है वो हमेशा 1 के साथ कांग्रुएंट होता है, मॉडुलो n phi n आयलर टोरशन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलरली फॉर्मल थ्योरम बनाना है, तो फॉर्मल थ्योरम आयलर में कहता है कि n, आयलर में यहाँ पर होता है n कोई भी इंटीजर हो सकता है, और जबकि फॉर्मेट में n पर्टिकुलरली प्राइम नंबर होता है, तो n की जगह p पुट कर दिया, तो 5p यहाँ पर अब n की जगह p पुट करेंगे, मुझे 5p चाहिए, 5p यानी कि प्राइम नंबर p की आयलर टोरशन वैल्यू होती है p-1, ये फार्मूला होता है। लाइक अगर 5/23 आपने निकालना है तो वो सिंपल होगा 22 के इक्वल। होता क्या है, ये बताता है कि 23 के साथ कितने ऐसे नंबर हैं जो रिलेटिवली प्राइम है, जो इससे छोटे हैं, तो वो 22 हैं। तो ये आएगा p-1, तो यहाँ पर आप 5p की वैल्यू पुट कर देंगे, p-1 कांग्रुएंट 1, n की जगह p आ गया, विद a एंड p का जीसीडी 1 है। ये कहलाता है
ये पेज नंबर 5 लिखा है मैंने, और कुछ नहीं है, ये है 2। 2 इज कॉल्ड फॉर्मल थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपने बताना है 7 की पावर 100 को अगर 13 पर डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है। अब इसको इस तरीके से नहीं डिवाइड करना कि आपने 7 की पावर 100 को यहाँ पर अंदर रख लिया और 13 पर डिवाइड करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर आपने ये देखना है, आपको मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन आप जब पढ़ते हैं, आप कहते हैं दो ए, अगर ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो विद मॉडुलो एन, तो फिर ये वाला जो नंबर होता है ना, ये कहलाता है रिमाइंडर, जब ए को एन पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली आपने ये बताना है कि 7 की पावर 100 को जब 13 पर डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा। दूसरे फाइल में आपने ये शो करना है, ये फाइंड करना है 7 की पावर 100 जो है वो किस नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव साइन ये आपने मालूम करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले 7 के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 को जब 13 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 10, क्योंकि 49 को आप अंदर रखेंगे, यहाँ 13 पर डिवाइड करेंगे, 13 3 39, 39 आ गया, तो रिमाइंडर कितना रह गया, 10 के इक्वल आ गया। अब फिर दोनों तो स्क्वायर कर लिया, 7 की पावर 4 आ गई, ये आपके पास 7 की पावर 4 आ गई। तो ये 10 का स्क्वायर इधर भी कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 को 13 पर डिवाइड कर लेंगे, 13 7 91, रिमाइंडर आ गया 9 के बराबर। 7 की पावर 5 दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, 9 7 63 हो गया। अब 63 को 13 पर डिवाइड करेंगे ना, जब आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, 13 पर डिवाइड करेंगे तो वैसे होता है 13 4 52। अब यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 11, ये है पॉजिटिव रिमाइंडर। समटाइम नेगेटिव रिमाइंडर ज्यादा काम आ जाता है, यानी कि जितना रिमाइंडर छोटा होगा, करीब होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अब यहाँ पर देखें 13 5 अगर 65 कर लें तो रिमाइंडर आएगा नेगेटिव -2, तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, दोनों तरफ अब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, यहाँ -2 आ गया, इसको अब 7 के बाद 6 निकालना है, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा -14। -14 को जब आप 13 पर डिवाइड करेंगे, अब 13 पर कैसे डिवाइड करना है, ये देखें, ये -14 अंदर रखा, 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये आएगा -13, साइन चेंज हो जाएगा, आंसर आएगा नीचे -1। तो ये 7 के पावर 6 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट आ गया, -1 के मॉड। ये नहीं, क्वेश्चन अब आसान हो गया, दोनों तरफ पावर 16 ले ली डायरेक्टली मैंने, -1 के पावर 16 1 आ गया, तो 7 की पावर 96 आ गया 1 के इक्वल। अब मुझे 100 बनाना है, तो 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा दोनों तरफ, इधर भी 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 7 की पावर 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 का आंसर क्या निकाला था, ये हमने निकाला है, ये लिखा हुआ मैंने, 7 की पावर 4 9 है। तो जब 1 ये इस 1 की जगह क्या लिख देंगे अब 9, इधर बन गया 7 की पावर 100, तो जिसको रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। इसी क्वेश्चन को मैं अल्टरनेटिव मेथड से आयलर थ्योरम कह सकते हैं, फॉर्मल थ्योरम कह सकते हैं, आप उससे सॉल्व कर लेते हैं। पी मेरा यहाँ प्राइम नंबर 13 है, जिस पर हमने डिवाइड करना था, 7 की पावर चाहिए थी, बेस मेरे पास 7 है, तो फॉर्मल थ्योरम ये कहता है कि ए की पावर p -1 हमेशा 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है जब मॉडुलो p होगा। तो p की जगह 13 पुट कर दिया, a की जगह 7 पुट कर दिया, तो ये आ गया, यहाँ पर पुट करके 13 -1 12, ले जी 7 की पावर 12 का जवाब आ गया 1 के इक्वल, ये हमें डायरेक्ट पता चल गया। लेकिन मुझे चाहिए 7 की पावर 100, तो मैं क्या करता हूँ, 100 को इस तरह कुछ ब्रेक करता हूँ कि 12 की फॉर्म में है, 12 के साथ वो की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। तो 100 को 12 पे डिवाइड किया, 12 8 96, रिमाइंडर आ गया 4, तो 100 लिख लिया इस तरह, 12 इंटू 8 + 4। अब मुझे 7 की पावर 100 चाहिए, तो बेस 7 अप्लाई कर दी दोनों तरफ, 7 की पावर 100, 7 की पावर 12 इंटू 8 इंटू 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 12 है किसके इक्वल, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट लिख लिया, 1 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 4। तो 7 की पावर 4 अभी हमने पीछे देखा वो 9 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जगह लिख दिया 9, तो ये आपके पास खत्म हो गया क्वेश्चन। और 1 की पावर 8 1 होता है, तो ये आप देखें कि इस मेथड से आयलर से ये क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है ना, तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था वैसे। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास है जी इसका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, कहता है कि इन्वर्जन फार्मूले की मदद से आपने ये प्रूफ करना है, साई ऑफ एन ओवर एन इज इक्वल टू समीशन डी ओवर एन, म्यू ऑफ डी ओवर डी। डी यहाँ पर डिवाइजर है, एन का, एन कोई इंटीजर है, म्यू जो है मोबियस फंक्शन है, साई जो है वो आपके पास आयलर नोटेशन फंक्शन है। यहाँ पर इसने ये नोटेशन इस्तेमाल की है पिसाई, मैं पीछे इस तरह इस्तेमाल कर रहा था फाई की शक्ल में, मतलब दोनों का एक ही आयलर नोटेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक क्लासिकल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा, वो ये है कि जब भी आप आयलर नोटेशन फंक्शन में डिवाइजर डी जो है उनका सम करेंगे तो हमेशा एन के इक्वल आएगा, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, वैसे मैंने ये प्रूफ की हुई है अपने लेक्चर में, इसको रहने दे, इसका मैं इस्तेमाल नहीं यहाँ पर कर रहा इस लाइन का। आगे मोबियस इन्वर्जन फार्मूले को मैं इस्तेमाल करने लगा, उसने यही कहा था इन्वर्जन फार्मूला अपने इस्तेमाल करना है। मोबियस इन्वर्जन फार्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है,
अगर एफ ऑफ एन जो है वो इस तरह समीशन जी डी के बराबर है, तो यहाँ से जी की अगर वैल्यू निकालनी हो, जी की इन टर्म ऑफ एफ, तो जी ऑफ एन आ जाएगा समीशन एफ ऑफ एन ओवर डी, और साथ यहाँ पर मोबियस फंक्शन म्यू को लेंगे। दोबारा देखें, जी को मैं इधर लेके आना चाह रहा हूँ, एफ को मैं अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, तो एफ जब अंदर आएगा तो एन ओवर डी हो जाएगा, साथ यहाँ पर मोबियस फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब आप गौर करें कि इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा आपस में कंपेयर करें, तो यहाँ पर एफ ऑफ एन की जगह लिखा हुआ है, इधर एन लिखा हुआ है, इधर एफ ऑफ एन लिखा हुआ है, तो लेट कर लें एफ ऑफ एन जो है एन के बराबर है। यहाँ पर समीशन के अंदर जी ऑफ डी है, इधर साई ऑफ एन है, तो यहाँ पर जी ऑफ एन की जगह साई ऑफ एन लिख दें, इसको टू में पुट कर दें, टू इम्प्लाइज जी ऑफ एन की जगह आ गया साई ऑफ एन, बाकी कुछ भी नहीं किया। ये एफ ऑफ एन ओवर डी की वैल्यू आ गई एन ओवर डी, ये कैसे आ गई? देखो जी एन की जगह क्या लिख दिया मैंने, साई ऑफ एन, बाकी सब कुछ भी नहीं किया, इसकी वैल्यू लगाने लगा हूं मैं। देखें एफ ऑफ एन है एन के बराबर, यानी कि अगर एफ ऑफ वन होगा तो आंसर वन आएगा, अगर एफ ऑफ टू होगा तो आंसर टू आएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना। तो अगर एन ओवर डी होगा तो आंसर कितना आएगा, एन ओवर डी, तो इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, तो इसकी आ गई एन ओवर डी। यहाँ से एन को फैक्टर आउट कर लिया, यानी बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकालने के बाद एन यहाँ बाहर आ गया, ये आ गया साई ऑफ एन इज इक्वल टू एन टाइम, ये आ गया, एन इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ले जी इतना मैं फिर तरह इतना को सेव कर लूँ यार। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ले जी लास्ट सेगमेंट की तरफ पढ़ते हैं अपने पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आसान है, मुश्किल नहीं, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन ये भी मेरे अगर आप लेक्चर देखें तो अलहमदुलिल्लाह उसमें मिल जाना था आपको। प्रूव डैट अगर ए जो है वो प्रीमिटिव रूट है मॉडुलो एम, और ए देन आपने प्रूफ करना है कि ए की पावर के जो है वो भी प्रीमिटिव रूट होगा मॉडुलो एम, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ के एंड फाई ऑफ एम वन के इक्वल है। देखें जी ये बात इसमें गिवन है, पहली लाइन तो ये गिवन है कि अगर ए प्रीमिटिव रूट है, अगर ए प्रीमिटिव रूट है तो फिर ए की कोई भी पावर ले लेंगे ना तो वो भी प्रीमिटिव रूट होगी, ये हमारा प्रूफ है असल में। लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब पहले ये चीज है कि ए प्रीमिटिव रूट है, तो गिवन दैट ए इज अ प्रीमिटिव रूट मॉडुलो एम, एक नंबर को हम कहते हैं कि वो प्रीमिटिव रूट होता है अगर उसका ऑर्डर जो है वो फाई ऑफ एम के इक्वल हो। ठीक है, तो ए यहाँ पर चूंकि प्रीमिटिव रूट है मॉडुलो एम का, तो फिर ए का जो ऑर्डर है वो फाई ऑफ एम के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं कहूँ ए प्रीमिटिव रूट है 5 का, तो फिर ए का ऑर्डर फाई ऑफ 5 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं कहूँ ए प्रीमिटिव रूट है 7 का या 6 का, तो फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉडुलो एम है, तो फिर ए का ऑर्डर जो है वो 5 एम के इक्वल आना चाहिए। अब दूसरी तरफ जाएं तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये होती है, अगर ए का ऑर्डर 5 एम है तो फिर ए की पावर 5 एम का जवाब 1 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉडुलो एम के इक्वल। ये बात गिवन है, इसको हम हर मरतबा इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ क्या करना है, हम सपोज करेंगे, हम प्रूफ ये करेंगे कि जब ए की पावर के भी प्रीमिटिव रूट है तो फिर हमने ये प्रूफ करना है ये जीसीडी, और जब हम कहेंगे कि जीसीडी 1 के इक्वल है तो फिर हम ये प्रूफ करेंगे ए की पावर के जो है वो प्रीमिटिव रूट है। तो सपोज दैट ए की पावर के जो है वो प्रीमिटिव रूट है मॉडुलो एम का, वी विल शो दैट के जीसीडी 1 के इक्वल है। देखें जी ए की पावर के को आपने कहा ये प्रीमिटिव रूट है, तो फिर प्रीमिटिव रूट की डेफिनेशन के मुताबिक इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर 5 एम के बराबर होना चाहिए। सो द ऑर्डर ऑफ ए की पावर के मॉडुलो एम शुड बी 5 एम, तो यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए के विद बेस एम मॉडुलो एम 5 एम के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट ये है, रिजल्ट ये कहता है कि अगर किसी ए का ऑर्डर एन हो विद मॉडुलो एम, तो फिर ए की पावर के का ऑर्डर होता है, उसका फार्मूला ये होता है एन ओवर जीसीडी ऑफ एन के। अब बात को और समझिएगा, अगर ए का ऑर्डर एन हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ए का ऑर्डर कितना है 5 एम के बराबर है, कहाँ पर है ये 1 से देखें, 1 से देखें ए का ऑर्डर 5 एम के बराबर है। इसका मतलब इस फार्मूले में एन की जगह आपने क्या पुट करना है 5 एम। देखें फार्मूला कहता है अगर ए का ऑर्डर एन के बराबर है तो फिर ए की पावर के का ऑर्डर निकालने का फार्मूला ये है। तो मुझे मेरे पास ए का ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन ये है कि ए का ऑर्डर 5 एम के बराबर है, यानी एन की कीमत 5 एम है। यहाँ पर एन की जगह 5 एम पुट कर देंगे, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए की पावर के का ऑर्डर कितना है वो फ्रॉम 2 से, यानी इसे आप चाहे 2 कह दें, तो ए की पावर के का ऑर्डर 5 एम के बराबर है। तो यहाँ पर इसका मतलब ए की पावर के का ऑर्डर भी 5 एम है, ए की पावर ए का ऑर्डर भी 5 एम है, दोनों का ऑर्डर सेम है 5 एम। तो एन की जगह आपने 5 एम पुट कर दिया, इधर भी आपने 5 एम पुट कर दिया, यहाँ भी 5 एम आ गया, तो ये 5 एम कट गया आपस में, आपके पास ये चीज 1 के इक्वल आ गई। कन्वर्सली अब ये सपोज करना है कि अगर ये जीसीडी 1 के बराबर है तो फिर ए की पावर के जो है इज आ प्रीमिटिव रूट ऑफ
मॉडुलो एम, ये है इसका, अब आपने प्रूफ करना है। तो ए की पावर के प्रिमिटिव रूट कब होगा, जब ए की पावर के का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, ये किसके को आना चाहिए, 5f के बराबर आना चाहिए मॉडुलो एम के तहत। कन्वर्सली सपोज दैट ये चीज 1 के बराबर है, वी विल शो दैट ए की पावर के इज अ प्रिमिटिव रूट मॉडुलो एम। इसके लिए दोबारा फिर वही फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, अगेन यूजिंग द फार्मूला ऑर्डर ऑफ ए की पावर के किसके इक्वल है, 5f जीसीडी ऑफ 5f इंटू के कोमा के, सॉरी, तो 5f, अब ये नीचे वाली चीज हम 1 के को लेके गए हैं इस मरतबा, ये 1 आ गया, तो ए की पावर के किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर 5m के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज ए की पावर के द प्रिमिटिव रूट मॉडुलो एम। ठीक हो गया बेटा। ले जी, आगे क्वेश्चन है डायफेंटाइन इक्वेशन का। आई होप ये क्वेश्चन आप सबने कर ही लिया होगा। ये डायफेंटाइन इक्वेशन है, आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहाँ से 14 पर डिवाइड कर देते हैं, 14 कॉमन है, तो आपकी इक्वेशन रह जाएगी 15x प्लस 11y इक्वल टू 1। आगे आप जानते हैं कि इन दोनों नंबर्स के हमने जीसीडी निकालना होता है, 15 और 11 का जीसीडी निकाल लिया, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, आई होप कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको सबको आता ही होगा। निकालने के बाद आगे आपने देखना है कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है कि ये वाला जो जीसीडी है ना, ये आपकी राइट साइड को डिवाइड करे, राइट साइड 1 है तो 1 1 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आगे फिर आपने क्या करना होता है, so 1 has a solution, next we express GCD as a linear combination of 11 and 15 by using division algorithm। से आपने ये सारा डिवीजन एल्गोरिथम से कर लिया, ये आपके पास सोल्यूशन है जी, मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं क्योंकि रोजे का टाइम भी है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर इस जगह पर पहुंच गया हूँ मैं। ये करने के बाद इसको अगर आप कंपेयर करें अपनी इक्वेशन के साथ, तो अपनी इक्वेशन है यहाँ पर 15x प्लस 11y इक्वल टू 1। तो x की कीमत, पर्टिकुलर सोल्यूशन x नोट की कीमत 3 है और y नोट की कीमत -4 आ गई। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। जनरल सोल्यूशन का फार्मूला आप जानते हैं, x इज इक्वल टू x नोट प्लस b ओवर d टाइम t है। x नोट की वैल्यू 3 है, b की कीमत, b कौन होता है जी, जो y का, जब x की कीमत निकालेंगे तो फिर b का मतलब है y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पर देखें क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट है 11, तो ये आ गया b, ये b आ गया, d है जीसीडी 1 के इक्वल है, ये आ गया 3 प्लस 11 t कौन है, इंटीजर है। जब y का फार्मूला है y नोट माइनस a ओवर d टाइम t, y की कीमत निकालेंगे तो यहाँ पर a कौन है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर 15, तो ये यहाँ पर आप 15 पुट कर देंगे, ये आपके पास इस तरह आ गया t यहाँ पर। ले जी, ये सोल्यूशन आ गया। आखिरी क्वेश्चन है इसका जी, कहता है कि आपने प्रूव करना है कि अगर a कोई भी इंटीजर है, प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर a वन ऑफ द इंटीजर a प्लस 2 a प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। ये देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ये मेरे नोट्स है ना असल में, उनमें क्वेश्चन नंबर 5 है। वैसे आपके पेपर का ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दूसरे का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सारा मैंने डेविड एम बर्टन के जो प्ले लिस्ट है उसमें सारा मैंने ये डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना। अच्छा जी, आपने प्रूफ ये करना है ए कोई भी इंटीजर हो तो इनमें से कोई ना कोई इंटीजर लाजमी 3 पर डिवाइड होता होगा। देखें ये नंबर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 2 का फर्क है। आप कभी कोई 2-3 नंबर लिखें जिनमें 2 का फर्क हो, उनमें से कोई ना कोई नंबर लाजमी 3 पर डिवाइड होता है। कहीं से भी स्टार्ट कर लें, लाइक 1 है, 3 है, 5 है, ये सेंटर वाला नंबर 3 पर डिवाइड होता है। 4 है, 2 का फर्क डालना आपने, 6 है, फिर आपके पास 8 है, ये हो गया। आप स्टार्ट कर लेते हैं जैसे 6, फिर 2 का फर्क डालें 8, फिर आपको 2 का फर्क डालें 10, ये वाला डिवाइड हो जाएगा। आप स्टार्ट कर लेते हैं जैसे 7, 9, 11, ये हो जाएगा। तो आप कोई भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर लिखें, ठीक है, जो एपी में हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 के फर्क से, हमेशा उनमें से कोई ना कोई नंबर लाजमी 3 पर डिवाइड होता है। तो लेकिन इसे हमने इस तरीके से नहीं प्रूव करना है कि एपी में है, हमें नंबर 3 से प्रूव करना है। मैंने लिखा जी व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर a बाय 3, जब आप किसी नंबर a को 3 पर डिवाइड करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है, देखें a को 3 पर आपने डिवाइड किया, आपको कोई क्वोशंट q मिलेगा, ये आ गया 3q, रिमाइंडर कितना आएगा r। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a को बाहर रखेंगे इक्वल टू 3 टाइम q प्लस r, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 से 2 के दरमियान होगा। अब r की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाए यहाँ पर, जब r 0 के इक्वल है, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा किसी नंबर का जब रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर पूरा 3 पर डिवाइड होता है। देखें 6 है, 6 को अगर आप 3 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इसका मतलब क्या है, ये 6 पूरे का पूरा 3 पर डिवाइड होता है, मल्टीपल इसका। तो a इक्वल किसके इक्वल आ गया, 3q, दिस इंप्लाइज a इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर रिमाइंडर हुआ r इक्वल टू 1, अगर r यहाँ पर 1 पुट कर दें तो ये आंसर आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब a अगर 3q प्लस 1 है तो मैंने आपने बताना है कि इनमें से फिर कोई ना कोई नंबर होगा जो 3 के टेबल में आता होगा। तो इस मतलब a प्लस 2 का आंसर कितना आएगा, 3k प्लस, देखें a की कीमत 3k प्लस 1 आ गई ना, तो a प्लस 2 कितना निकलेगा। आपने ये नहीं उसने कहा कि a
हर मरतबा ए ही तीन के टेबल में आएगा। उसने कहा इनमें से कोई ना कोई नंबर 3 के टेबल में आएगा। तो ए की कीमत 3q+1 आई, तो a+2 की कीमत कितनी हो गई? a+q की कीमत हो जाएगी 3q+3। 3 कॉमन आ गया, फिर ये देखें 3 पर डिवाइड हो गया। अगर r और रिमाइंडर 2 के बराबर, तो इस मरतबा फिर ये वाला जो नंबर है r 2 के बराबर होगा, तो a की कीमत कितनी निकलेगी? 3q+2। तो इस मरतबा a+4 निकाल के देख लें, a+4 कितना आएगा? 3q+6। 3 कॉमन आ गया, ये आ गया, फिर ये नंबर 3 पर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया अल्लाह अल्लाह करते हुए। तो उम्मीद है कि पेपर आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको आसान लगा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।